जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, सत श्री अकाल जी। आई एम इंजीनियर शफीक भट्ट। सो पार्ट नंबर 3 जहाँ पर फिनिश हुआ था, हम पार्ट नंबर 4 वहीं से स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। का नंबर है D313 डी। एक्चुअली दो इसकी जो है पहचान मैं आपको बता देता हूँ कि जो अ, जिस नंबर के साथ ए और बी लिखा होगा वो पीएनपी ट्रांजिस्टर होंगे। सी और डी जिनके साथ लिखा होगा वो एनपीएन ट्रांजिस्टर होंगे। तो ये देखें, ये डी में है तो डी, ये इसका मतलब एनपीएन है। तो इसके लिए आप इसकी टेस्ट करने का जो तरीका है, इसको थोड़ा हाई रेंज पे रखें। ओके, नहीं तो इसमें एक्चुअली मैंने आपको पहले भी रिकमेंड किया था कि आपके पास दोनों मल्टीमीटर्स होने चाहिए। तो ट्रांजिस्टर टेस्टिंग के लिए आपको एनालॉग मीटर बेस्ट रहता है। तो ये देखिए, ये इसकी बेस पर चूंकि ये एनपीएन है तो इसकी बेस पर आपने ये ब्लैक प्रॉड रखना है, इसकी ये पहचान है। अगर नंबर मिट चुका हुआ है लेकिन ट्रांसफर ठीक है और आपने देखना है कि एनपीएन है या पीएनपी है, तो ब्लैक जो है आपने इस पर रखना है। तो ये देखें आप, ये देखें, ये ब्लैक को यहाँ रखा सेंटर के साथ, ये शो कर रहा है इसकी रीडिंग। इसी तरह ये एमीटर के साथ भी शो कर रहा है। अब इसको अपोजिट करते हैं जब आप, तो इसको शो नहीं करना चाहिए अगर ये ट्रांसफर ठीक होगा। ये देखें, इस पर शो नहीं कर रहा है, इस पर भी शो नहीं कर रहा है। तो और उसके बाद ये सेंटर जो है कलेक्टर है, कलेक्टर के साथ शो करेगा, लेकिन कलेक्टर एमीटर के साथ शो नहीं करेगा। ये देखें, अगर ये शो करे तो कलेक्टर और एमीटर शॉर्ट होते हैं। ज्यादातर कलेक्टर और एमीटर ही शॉर्ट होते हैं। कई दफा तो टोटल शॉर्ट भी हो जाता है, बहुत ज्यादा खराब हो, लेकिन मोस्टली एमीटर और कलेक्टर भी शॉर्ट होते हैं। तो इसी तरह आपने पीएनपी ट्रांजिस्टर को भी चेक करना है। तो पीएनपी के लिए आपने पॉजिटिव प्लॉट को बेस पर रखना है और उसको इसी तरह चेक करना है जैसे कि आपने एनपीएन ट्रांजिस्टर को चेक किया। ओके, अब हम दूसरे ट्रांजिस्टर्स की तरफ चलते हैं। ये देखें, इसमें एक ट्रांजिस्टर है, ये सीआरटी टीवी के सर्किट में हॉरिजेंटल आउटपुट पे और पावर सप्लाई में भी ये दोनों इस्तेमाल हो जाते हैं। ये है C5149। सो ये भी एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसका भी मोस्टली जब एमीटर और कलेक्टर शॉर्ट हो जाता है तो उसके भी चेक करने का वही तरीका है जो मैंने आपको उसमें बताया। इसी तरह चूंकि टाइम कम है मैं इसलिए आपको फास्ट बता रहा हूँ। ये एक ट्रांजिस्टर है, ये देखें, इसका नंबर है C3807C। जैसे मैंने आपको बताया, ए और बी के पीएनपी के होते हैं, सी और डी के एनपीएन के होते हैं। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर सी से स्टार्ट हो रहा है, C3807। ये भी मोस्टली पावर सप्लाई में लगा होता है और इसके अलावा और कई स्टेजेस में इस्तेमाल किया जाता है। तो इट डजेंट मैटर कि किस स्टेज में लगा हुआ है, आपने उसको उसी के तरीके से टेस्ट करना है कि ट्रांजिस्टर खराब है या ठीक है। इसी तरह काफ़ी शेप में आपको मिलेंगे ट्रांजिस्टर। तो अब ये देखें है D400। ये D400 जो है ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और इसको इसको चेक करने का तरीका ये कि जिस तरह नंबर लिखे हैं उसको आप उल्टा करें। उल्टा करके जो इधर की फर्स्ट पिन होगी वो बेस होगी और जो सेंटर वाली है वो कलेक्टर होगी और उसकी जो लास्ट वाली है वो एमीटर होगी। तो इसको भी उसी तरह चेक करना है कि ये इन दोनों के साथ एक तरफ कंटिन्यूटी आनी चाहिए, दूसरी तरफ नहीं आनी चाहिए। अगर उधर भी आए तो इसका मतलब ये शॉर्ट है। अगर ठीक शो करता तो उसके लिए सिंगल साइडेड कंटिन्यूटी आनी चाहिए। ओके, अब हम चलते हैं आईसी की तरफ, क्योंकि पार्ट ज़्यादा मैं इसलिए थोड़ा फास्ट आपको बता रहा हूँ। आईसी शक्ल के होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये हज़ारों की तादाद में है। ये आप जो है इसको इसको चेक करने का भी मैं तरीका बताऊंगा, लेकिन इसको आप 100% जिस तरह ट्रांजिस्टर को या कैपेसिटर को देख के श्योर हो जाते हैं कि ये ख़राब है या नहीं, इसमें थोड़ा टाइम आपको खर्च करना पड़ता है।
ये ऑनलाइन ही बेस्ट पता लगता है कि इसके आप इनपुट में जो ड्राइव जा रही है आउटपुट में वो ड्राइव निकल रही है कि नहीं। इसका फंक्शन वोल्टेज चेक करके ही पता चलता है। और कोल्ड टेस्ट तो इसका यही होता है कि इसमें देखते हैं कि कौन सी पिन जो है वो उसको चेसी से अर्थ किया गया। अगर वो अर्थ की पिन बहुत ज्यादा पिनों के साथ शो कर रही है तो फिर वो शॉर्ट है। अदरवाइज अगर वो पिन एक के साथ जहां जिसको अर्थ दिया गया उसको दूसरों के साथ शो नहीं कर रही है तो उसके चांसेस होते हैं ठीक होने की। इसमें मोस्टली शॉर्ट सर्किट होता है। या फिर ये जहां पर लगा होगा आप इसको हाथ से चेक करेंगे तो वो ओवर हीट होना शुरू हो जाएगा। ये नॉर्मल हीट पर काम करते हैं जो कि बियरेबल होती है। आप उसके ऊपर उंगली रखें तो वो आप बर्दाश्त कर सकते हैं उसकी हीट। अगर आप इसके ऊपर उंगली रखते हैं ऑनलाइन और ये बहुत हीट हो रहा है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उसमें वो 100% आईसी फॉल्टी होता है। इसी तरह ये देखें, ये आईसी की एक शक्ल है, ये TDA8304, तो ये भी आईसी की किस्म है। इसी तरह ये देखें LA76810, ये CRT टीवी में हम इसको जिंगल आईसी भी कहते हैं। ये इसका प्रोसेसर होता है, सारे फंक्शन इसी में होते हैं। इवन ये यानी सारे सेक्शंस को ये कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसको इसके VCC वोल्ट चेक करने चाहिए। उसके लिए मैंने जैसे आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप डायग्राम को पढ़ना सीखें। डायग्राम से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सर्किट डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम अगर आपको पढ़ना आता है तो आपके लिए फॉल्ट फाइंडिंग बहुत इजी हो जाती है। स्कीमेटिक डायग्राम में आपको पता लग जाएगा क्योंकि इसकी काफ़ी पिनें हैं, ऐसे अबाउट 64। तो उसमें आप याद नहीं रख सकते कि फलानी पिन में कहाँ वोल्टेज आते हैं, तो वो सर्किट डायग्राम से आपको वो हो जाता है कि पता लग जाता है कहाँ पर इसके VCC वोल्ट, VCC एक नहीं एक से ज़्यादा VCC वोल्ट मिल रहे होते हैं। किसी पॉइंट पर 5 वोल्ट मिल रहे होते हैं, किसी पॉइंट पर 1.2 मिल रहे होते हैं, किसी पॉइंट पर 8 वोल्ट मिल रहे होते हैं, किसी पॉइंट पर 12 वोल्ट मिल रहे होते हैं। तो वो इनकी पिनों पर वोल्ट पहुंचने चाहिए। अगर नहीं पहुंच रहे तो उसके रास्ते में आई हुई रेजिस्टेंस या कोई कैपेसिटर देखें कोई शॉर्ट तो नहीं हो गया या वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। जब आप इसके ऊपर बिल्कुल नॉर्मल वोल्टेज VCC ले आएंगे तो आपका सर्किट फंक्शन करना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस करके आपको इसमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। सो देन यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ये देखें, इसी नंबर में एक आईसी है, वही नंबर है LA76810। एक्चुअली क्या होता है जब ये आपको किसी में फॉल्ट का पता लगे कि ये आईसी खराब है, आप उसको डीसोल्डर करते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप उसको निकाल तो लेते हैं, तो उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह की इसकी बेस मिल जाती है मार्केट से, तो बेस को जब एक दफ़ा निकाल लेते हैं बेस लगा लें। उसमें फिर क्या है कि दूसरा नया आईसी या इसी को अगर वापस लगाना पड़े तो लगाना इजी हो जाता है। और नेक्स्ट टाइम कभी उसमें फॉल्ट पड़े तो आप उसको निकाल के दूसरा आईसी लगा के टेस्ट कर सकते हैं। आईसी 1000 की तादाद में आईसीज हैं। तो ये मैं आपको सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये देखें, एक आईसी शक्ल का होता है, ये एज ए साउंड एम्पलीफायर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आईसी है और इस शक्ल में भी होंगे। इस टाइप में छोटे आईसी वर्टिकल में भी, वर्टिकल आउटपुट के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। बहरहाल आप वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में होंगे तो आपको खुद ब खुद एक्सपीरियंस होता जाएगा कि कौन सा आईसी कहाँ लगा हुआ है, उसका क्या काम है और उसको कैसे टेस्ट किया जाता है। ये लास्ट में मैं आपको एक फ्लैश आईसी बताता हूँ, ईप्रोम आईसी कह सकते हैं आप इसको। तो ये आईसी है, ये CRT में इस्तेमाल होता है 24C08। तो ये पूरे आपके CRT टीवी की मेमोरी के तौर पे, मेमोरी आईसी के तौर पे काम करता है। आपने जो एक दफ़ा उसको प्रोग्राम कर देते हैं रिमोट कंट्रोल के ज़रिए, वो इसमें सेव हो जाता है। तो वो इसी तरह फिर नेक्स्ट जब आप ऑन ऑफ करते हैं टीवी को तो ये वही मेमोराइज किया हुआ प्रोग्राम उसको जो है वो उसकी इनपुट में देता है और उसको उस पर काम करता है ये। सो लेट्स गो। अब ये ट्रांसफार्मर है, ये देखें इस तरह की ट्रांसफार्मर। ये मैं अभी आपको थोड़ा कंप्यूटर पे जाके भी इसके बारे में काफ़ी डिटेल बताऊंगा। तो फिलहाल आप ये देखें कि ट्रांसफार्मर इस शक्ल में होते हैं। इसकी दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक तरफ इसकी प्राइमरी होती है, एक तरफ सेकेंडरी होती है। ये मैं आपको ड्रा करके भी बता देता हूँ और मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी इसके बारे में बताता हूँ। जी,
ये देखें ट्रांसफार्मर एक्चुअली मोस्टली ये दो वाइंडिंग्स होती हैं। ओके, ये आयरन कोर होता है इसमें, ये देखें मोस्टली ये आयरन कोर इसमें। ये देखें ट्रांसफार्मर को गौर से आप देखेंगे तो इसमें दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। ये देखें यहाँ पर ये इसकी प्राइमरी है जो कि 220 के लिए, और ये दो तारें जो हैं ये इसकी सेकेंडरी है जो कि 12 वोल्ट के लिए है। ट्रांसफार्मर ये एसी पर काम करता है, डीसी पर काम नहीं करता। तो इसका मैं अभी डिटेल में आपको समझाता हूँ। तो फिलहाल ये देखें कि ये जो इस साइड की है ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। सो यहाँ पर ये दो किस्म के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। जो प्राइमरी की वाइंडिंग ज़्यादा है, यहाँ पर 220 वोल्ट दिए जा रहे हैं और यहाँ से 12 वोल्ट लिए जाते हैं, तो इसके सेकेंडरी की टर्न कम होगी। उसकी कैलकुलेशन भी आपको बताएंगे। फिलहाल इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। प्राइमरी की टर्नें ज़्यादा हैं और सेकेंडरी की कम है, चूँकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अगर इसमें प्राइमरी की टर्न कम है और सेकेंडरी की टर्नें ज़्यादा हैं तो ये स्टेप अप कहलाएगा। फॉर एग्जांपल स्टेप अप में ये आप इस साइड पर आपने अगर 12 वोल्ट दिए हैं और यहाँ से 220 लेना चाहते हैं, जो कि यूपीएस में ये ट्रांसफार्मर से लिया जाता है। यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ 120 वोल्ट हैं इनपुट में, इधर से 220 लेना चाहते हैं, तो उस हालत में भी प्राइमरी की वाइंडिंग कम होगी और सेकेंडरी की वाइंडिंग ज़्यादा होगी। बाकी डिटेल में आपको कंप्यूटर पर बताता हूँ। अभी पार्ट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, ओके, ये एक पार्ट है, इसको हम पीटीसी कहते हैं। ये सीआरटी टीवी के डिगोजिंग सर्किट में लगाया जाता है। ये पीटीसी भी एक रजिस्टर की किस्म है, लेकिन ये जो है टेम्परेचर कंट्रोल, पीटीसी जो है ये टेम्परेचर पर काम करता है। जब इसको नॉर्मल हालत में तो ये बहुत कम रेजिस्टेंस बताता है, जब ये ठंडा होता है तो बहुत कम रेजिस्टेंस बताता है, जो आपको चेक करके दिखाते हैं। जी, तो ये दो पॉइंट, जो फर्स्ट दो पॉइंट हैं, ये आपको कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं। ये बहुत लो रेजिस्टेंस आपको दिखाएगा, तो दूसरे के साथ नहीं। ये जो पहले दो हैं ये आपको बता रहे हैं। अच्छा, ये जब डिगोजिंग के सीरीज में लगा होता है, जिस वक्त आप उसको सप्लाई देते हैं तो एकदम हीट होता है। ये जब हीट होता है तो हाई रेजिस्टेंस बन जाती है, यानी वो एक झटके के लिए उसको वोल्टेज देता है डिगोजिंग कॉइल को, उससे उसकी डिगोजिंग जो कलर होते हैं उसको नॉर्मल करता है। उसके बाद ये हीट होके सप्लाई को कट ऑफ कर देता है, तो उस हालत में वो फिर नॉर्मल चलना शुरू हो जाता है। अगर ये फॉल्टी हो जाएगा तो ये बिल्कुल ओपन शो करेगा, कोई रीडिंग नहीं बताएगा, हाई रेजिस्टेंस बताएगा। उस हालत में क्या होता है कि जब आप सप्लाई देते हैं तो डिगोजिंग काम नहीं करती, तो उस हालत में आपको टीवी के ऊपर, इसकी स्क्रीन के ऊपर कलर स्पॉट्स नजर आएंगे। तो ये इसकी डिगोजिंग सर्किट में इस्तेमाल होता है। ये हम आप बात करते हैं ऑप्टो कपलर के लिए। ये पार्ट, ये देखें, ये ऑप्टो कपलर है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको ये इसको एक्सप्लेन करता हूँ कंप्यूटर के ऊपर ले जाके। अभी फ़िलहाल आप इसकी शक्ल को याद रखें कि इस तरह की शक्ल होती है। इसकी एक तरफ डायोड होता है और दूसरी तरफ उसका जो है कलेक्टर एमीटर बना होता है। जब आप डायोड की तरफ लो वोल्टेज इसको देते हैं तो वो डायोड अंदर जलता है, उसकी रोशनी जब उसके ऊपर पड़ती है तो वो एमीटर और कलेक्टर एज ए स्विच काम करना शुरू हो जाता है, या उधर से जो वोल्टेज आप दिए होते हैं वो फ्लो होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एज ए स्विच, एज ए कपलिंग
भी इस्तेमाल किया जाता है, और स्पेशली वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर एक साइड पर बहुत हाई वोल्टेज हो और एक साइड पर लो वोल्टेज हो। कि अगर इसकी अगर जगह को ट्रांजिस्टर या कैपेसिटर यूज़ किया जाता तो शॉर्ट होने की सूरत में वो बाकी सर्किट को भी डैमेज कर सकता था। तो वहाँ पर ये ऑप्टो कपलर इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका ये होता है कि ये अगर फॉल्टी हो भी जाए तो ये शॉर्ट नहीं होता और दूसरा सर्किट बच जाता है। तो इसकी डिटेल में अभी आपको बताता हूँ। ये देखें, ये टीवी के अंदर मोस्टली, और एलईडी के अंदर, एलईडी, एलसीडी टीवी, हर किस्म की टेलीविजन के अंदर ये इंफ्रारेड सेंसर लगा होता है, जिसकी ये शक्ल होती है। जब आप रिमोट कंट्रोल से कोई सिग्नल देते हैं, जैसे ये रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल को जब प्रेस करते हैं तो वो सिग्नल जाके इसकी ये स्क्रीन देखेंगे सामने, ये इसका ये इनपुट एक्चुअली इसकी स्क्रीन होती है, इस पर वो सिग्नल जाता है। और इसकी ये 3 टांगे आप देखें गौर से। फर्स्ट जो होती है वो ग्राउंड होती है, ये देखें, फर्स्ट ग्राउंड है। सेंटर वाली जो है इसके सोर्स वोल्टेज होते हैं, मोस्टली 5 वोल्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप इसको ग्राउंड कर देना पहली को, और सेकंड को आपने 5 वोल्ट सप्लाई देनी है। वो जो लास्ट और थोड़े फासले पर इसकी लेग देख रहे हैं आप, ये इसकी आउटपुट होती है। स्क्रीन से सिग्नल आपने इस इधर दिया, ये देखें, रिमोट कंट्रोल से आपने इसकी स्क्रीन पर सिग्नल दिया, वो सिग्नल इस आउटपुट से निकल के आईसी को ड्राइव मिलेगी, और जिस तरह का आपने रिमोट कंट्रोल को इंस्ट्रक्शन दी हैं वॉल्यूम के लिए या चैनल चेंज करने के लिए जो भी है, वो उसी तरह जाके वो जो उसका सिस्टम आईसी या जिंगल आईसी लगा होता है वो इसी हिसाब से वो काम करता है। इसका मैं आपको डिटेल कंप्यूटर पर भी बताता हूँ। ये देखिए, इसको रिले कहते हैं। ये रिले इस तरह की होती है मोस्टली। ये यूपीएस के अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक के हर बोर्ड में तकरीबन ये आपको इसका इस्तेमाल नज़र आएगा। ये एज ए स्विच काम किया जाता है इससे। तो ये देखें, ये बहुत जगह आपको इस टाइप की ये चीज़ें नज़र आएंगी। इसके मैं फ़िलहाल कनेक्शंस की बात करता हूँ, तो आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पर एक साइड पर 3 पिनें नज़र आ रही हैं, एक साइड पर 2 पिनें नज़र आ रही हैं। ओके, तो वी विल सी लाइक दैट। जिस तरफ 3 पिनें होती हैं उसकी सेंटर कॉमन है। सेंटर कॉमन मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ कि ये जो 2 पिनें एक तरफ हैं और 3 पिनें एक तरफ हैं, ये कॉमन है। ये जो साइड की 2 पिनें होती हैं, इसको आप वोल्ट देते हैं, जो इसके लिए इसके फंक्शन वोल्ट होते हैं इसको काम करवाने के लिए। वो तकरीबन ये 12 वोल्ट की ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, 12 वोल्ट डीसी। 12 वोल्ट डीसी क्योंकि इसके अंदर एक कॉइल होती है, वो फंक्शन करती है। तो इसके इस 2 पॉइंटों पर आप जब 12 वोल्ट एसी देते हैं तो ये स्विच जो है, ये कॉमन एक्चुअली कॉमन जो है वो राइट साइड की जो पिन है उसके साथ एनसीएम कहते हैं उसको, नॉर्मली क्लोज्ड। ये देखें, मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसके साथ शो कर रही है, ठीक है, ये नॉर्मली क्लोज्ड है। तो इसके ऊपर सर्किट डायग्राम में भी आपको एनसी लिखा हुआ नजर आएगा, और इस पर एनओ लिखा होगा। एनओ का मतलब नॉर्मली ओपन, ठीक है। ये कॉमन हो गया, ये एनसी हो गया नॉर्मली क्लोज्ड और नॉर्मली ओपन। तो होता क्या है कि आप जिस वक्त आम हालत में आपने वहां से 2 पॉइंट्स को कंटिन्यू वोल्टेज सप्लाई करने हैं, तो आप इधर से किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये देखें, ये दोनों आपस में बोल रहे हैं। जिस वक्त ये बाहर के 2 पॉइंट पर 12 वोल्ट की सप्लाई पहुंचेगी, ये कॉमन पॉइंट इसको छोड़ के इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। जब तक इस पर इसकी ड्राइव वोल्टेज जो 12 वोल्ट होते हैं या 9 वोल्ट होते हैं या 24 वोल्ट होते हैं, वो इस पर मौजूद रहेंगे, कॉमन इसके साथ कनेक्ट रहेगा। जिस वक्त यहाँ से उठा लेंगे आप वोल्टेज, तो ये फिर वापस नॉर्मली क्लोज के साथ अटैच हो जाएगा। ये भी यूपीएस में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है कि जिस वक्त मेन सप्लाई आ रही होती है, तो उस हालत में ये सेंटर का जो कॉमन है ये इसके साथ कनेक्ट हुआ होता है। इलेक्ट्रिक जाने की सूरत में ये फिर दूसरे पॉइंट के साथ मिल जाता है, तो वो फिर बैटरी के ज़रिए जो
आपके AC वोल्ट बन रहे होते हैं, ये उसके साथ काम करता है। तो ये मोस्टली चार्जिंग सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपको बहुत सी डिवाइसेस में मिलेंगे, इसकी डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। अब हम स्विचेस की तरफ आते हैं। स्विचेस कई किस्म के होते हैं। ये देखिए, एक स्विच इस तरह का होता है, ये ऑन ऑफ के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें यही होता है कि ऑन ऑफ करते हैं जब आप इस सेंटर का अगर इस तरफ करते हैं तो इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, दूसरी तरफ करते हैं तो दूसरी तरफ कनेक्ट हो जाता है। ये आपकी रिक्वायरमेंट पर है कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। ये CRT टीवीज़ के लिए उसमें उसके ऑन ऑफ स्विच के तौर पे काम करता है। ये देखें, ये 4 कनेक्शन है इसके। ऑन करेंगे तो ये इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा। ऑफ करेंगे तो ये दोनों डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, अब हम और चीज़ें जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। ये देखें, स्पीकर इस तरह का होता है। स्पीकर जो है ये इसका डायफ्राम है, इसकी कोन कहा जाता है, कोन है। ये सेंटर में वॉइस कॉइल लगी होती है। ये वॉइस कॉइल के ये 2 पॉइंट होते हैं जिनको बाहर के 2 टर्मिनल के साथ कनेक्शन किया होता है। इसको भी आपने जब चेक करना हो तो आप इसको कंटिन्यूटी पे रख के तो इसको चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम एनालॉग मीटर को यूज़ करते हैं, उसमें आपको बेहतर पता लगेगा। ये देखें, इसके 2 पॉइंट्स पर जब आप चेक करेंगे तो इसको कंटिन्यूटी बतानी चाहिए। जैसे कि नॉर्मल हालत में कंटिन्यूटी बता रहा है, लेकिन अगर ये इसके साथ नहीं करेगा तो ये ओपन है, इसका मतलब है कि ये स्पीकर ख़राब है। अगर इसकी कॉइल ठीक होगी तो ये कंटिन्यूटी बताएगा। और मोस्टली इसका एक और टेस्ट भी बताता हूँ कि एनालॉग पर आप X1 पर रखें, सबसे कम रेंज पर रख के जब आप इसको इसके साथ टच करेंगे तो हल्की सी कंटिन्यूटी भी दिखाएगा और बाकायदा इसके अंदर से एक आपको क्लिक करने की साउंड भी आएगी। तो उससे पता लग जाता है कि स्पीकर बिल्कुल ठीक है। ये देखें, ये छोटे स्पीकर हैं, ये LED टीवी में इस्तेमाल होते हैं। तो इसको भी चेक करने का तरीका वही है कि इसको कंटिन्यूटी पे रखें। ये देखें, ये आप देखें, ये स्पीकर ठीक है तो इसलिए कंटिन्यूटी बता रहा है। और मुझे हल्की सी, ये देखें, ये क्लिक की आवाज़ भी आ रही है, हल्की, आप भी सुन सकते होंगे, हल्की हल्की क्लिक की आवाज़ भी आ रही है। इसका मतलब ये स्पीकर ठीक है। कंटिन्यूटी भी बता रहा है। कंटिन्यूटी में इसके ऊपर लिखा होता है कितने ओम का है। ये 8 ओम 4 वाट का है। तो 8 ओम आप इससे भी चेक कर सकते हैं और डिजिटल मीटर से भी चेक कर सकते हैं। अगर इसकी ये ज़्यादा अरसा इस्तेमाल होने के बाद इसकी रेजिस्टेंस में फ़र्क आ जाएगा तो इसकी साउंड क्वालिटी में भी फ़र्क आ जाएगा। इसी तरह ये CRT टीवी की बेस है। ये देखें, ये जब फोकस बिल्कुल ख़राब हो जाता है या पुरानी हो जाती है तो फिर ये रिप्लेस करनी पड़ती है। उससे कि पिक्चर बिल्कुल धुंधली हो जाती है। अगर फोकस नहीं काम कर रहा तो मोस्टली इसका फॉल्ट होता है। ये रिप्लेस करने से फोकस ठीक हो जाता है। अब ये देखें, ये बैटरीज हैं। ये 9 वोल्ट बैटरी है। इसको भी मीटर से चेक कर सकते हैं कि इसके वोल्ट अगर पूरे आ रहे हैं तो ठीक है। अब बैटरी की किस्में आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये नॉर्मल सेल है जो AAA कहलाता है। ये रिमोट कंट्रोल्स वगैरह में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। ये भी बैटरी है। ये 3 वोल्ट का ये बटन की तरह सेल बना होता है, बटन शेप का। तो एक्चुअली ये जो है लिथियम बैटरी है 3 वोल्ट की। ये आपके कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि कंप्यूटर की मेमोरी को काम करवाने के लिए ये लगा होता है। जब ये ख़राब हो जाए, ये 3 वोल्ट का होता है। ये 3 वोल्ट का सेल है। ये जब लिथियम बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो उसमें फॉल्ट ये पड़ता है कि आपकी बायोस की मेमोरी जो है वो सही तरह फंक्शन नहीं करती। जो जहाँ पर आपने बायोस को सेव किया होता है वो सेव नहीं होती। तो उस हालत में आपने इसको रिप्लेस कर देना। ये बाजार से आसानी से मिल जाता है। अब हम चेक करते हैं फ्यूज़। फ्यूज़ इस शक्ल के होते हैं, ये देखें। तो ये एक फ्यूज़ है, ये बड़े साइज का फ्यूज़ है। ये माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल होता है। इसको चेक करने का यही तरीका होता है। कोई भी एनालॉग मीटर हो या डिजिटल मीटर हो, उसमें आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी। अगर तो ये शो कर रहा है कंटिन्यूटी तो ये ठीक है, अगर नहीं शो कर रहा है तो ओपन है। ये छोटे साइज में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स में इस्तेमाल होते हैं, टीवी के सर्किट में इस्तेमाल होते हैं मोस्टली। इसका भी वही है, आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर तो ये आ रही कंटिन्यूटी तो ठीक है। एक किस्म की ये भी आपके इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स में लगे होते हैं। मोस्टली आप इसको UPS के बोर्ड में देखेंगे। तो ये भी फ्यूज़ है।
अगर ये ठीक होगा तो कंटिन्यूटी दिखाएगा, अगर ये ख़राब हो गया तो ये ओपन बताएगा। तो बाकी ये कुछ चंद एक चीज़ें हैं, जैसे ये एलईडी टीवी के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां पर हम आरएफ सिग्नल देते हैं। तो ये आरएफ इनपुट देने के लिए ये उसका कनेक्टर है। तो मोस्टली ये सेंटर की पिन टूट जाती है, तो ये नया रिप्लेस किया जा सकता है। और इसी में लगाने के लिए आपने देखा होगा कि दो किस्म के केबल कनेक्टर हैं। एक इस टाइप का होता है, इसमें लगाने में एहतियात करनी चाहिए। मोस्टली लोग इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। सेंटर की वायर जो है इस होल में डाल देनी चाहिए, और जो चूंकि एक नेगेटिव पॉजिटिव है उसमें, सेंटर की जो है वो पॉजिटिव है, और ये जो उसकी जो शील्ड होती है, शील्ड को आपने इसके साथ ज़रूर लगाना है और इसके बाद इसके साथ कनेक्ट कर देना है। तो ये फिर पूरा सिग्नल मिलेगा। अगर इसकी कनेक्शन ठीक नहीं करेंगे तो उसमें वीक सिग्नल आएगा और स्नो आएगी इसके ऊपर, तो इसको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। ये यूरोप की कंट्रीज़ में इस तरह के भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ये मैं यूके से लाया था, ये वहाँ पर ये इस्तेमाल होता है। ये भी आरएफ इनपुट के लिए, वहाँ पर चूँकि नॉर्मल यूएचएफ वीएचएफ एंटेनास भी लगे हुए हैं, तो उसको लगाने के लिए इसका भी वही तरीका है कि सेंटर में आप वायर लगाएं और ये यहाँ पर इसकी जो शील्ड होती है वायर की, वो इसके साथ कनेक्ट करें। इसका भी कनेक्शन बिल्कुल ठीक करना चाहिए, ताकि सिग्नल अगर क्लियर ना आ रहा हो तो इसको खोल के चेक कर लें आप। ये भी कनेक्ट इसका आरएफ कनेक्टर है, जो केबल कनेक्टर कह सकते हैं आप इसको। ये सर्किट में मैं आपको सस्ती चीज़ें बता देता हूँ। जैसे ये राउंड में, ये भी इंडक्टर की एक किस्म है, ये इंडक्टर कॉयल है, इसका फंक्शन भी आपको बताएंगे। ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, और इसी तरह ये बोर्ड में आप देखें, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर है, ये चॉपर ट्रांसफार्मर हम इसको कहते हैं। इसमें एसी से एसी में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन उसको पहले ये जो है मेन सप्लाई में इस्तेमाल करते हैं। तो इसको ज़्यादा वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। ये भी देखें, ये भी इंडक्टर है, ये जो मेन एसी के रास्ते में लगाया गया है उसको फिल्टर करने के लिए। एक शक्ल का ये देखें, ये एक पार्ट लगा हुआ है, ये क्रिस्टल है। क्रिस्टल ये फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, ये ऑसिलेटर के तौर पे काम करता है। तो इसके बारे में हम जी, वीडियो लंबी होने की वजह से पार्ट 4 को यहीं पर फिनिश करते हैं। इसका अगला हिस्सा पार्ट 5 में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसको लाइक एंड शेयर भी करें, और अपने फ्रेंड्स को सेंड करें, और बेल का आइकॉन प्रेस करें और उसको ऑल पर सिलेक्ट करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। सो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।